फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु और अर्थशास्त्र के प्रकार, यानी कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या होती है या फिर अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अर्थशास्त्र से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये उन्हीं वीडियो से संबंधित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ अर्थशास्त्र की विषय वस्तु और अर्थशास्त्र के प्रकार। तो आप पहले जान लीजिए, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या फिर अर्थशास्त्र के प्रकार दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं, तो इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि अर्थशास्त्र के प्रकार या अर्थशास्त्र की विषय वस्तु यही दोनों हैं। तो सबसे पहले हम इनमें देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत व्यक्तिक इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योगों एवं अनेक वस्तुओं व सेवाओं की कीमत आदि का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग एवं अनेक वस्तुओं सेवाओं की कीमत आदि का निर्धारण, अध्ययन या विश्लेषण किया जाता है। यानी कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं छोटे छोटे स्तर पे, उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। आपको आगे और अच्छे से बताऊंगी, जिससे आपको और अधिक समझ में आएगा, उसकी अर्थ व परिभाषा भी बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे है, सबसे पहला है उपभोक्ता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, कीमत निर्धारण, कल्याण अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये हम पढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, हम इसका अर्थ देखेंगे। तो क्या दिया गया है, अंग्रेजी के माइक्रो और ग्रीक के माइक्रोस का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी के माइक्रो और ग्रीक के माइक्रोस का हिंदी रूपांतरण है, यानी इसका हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है अत्यंत छोटी इकाई। व्यष्टि का जो अर्थ होता है उसको कहते हैं अत्यंत छोटी इकाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अध्ययन की सबसे छोटी इकाई। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, अध्ययन की सबसे छोटी इकाई। इसके अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति, परिवार, जो छोटे मोटे उद्योग धंधे होते हैं उनमें कितने उत्पादन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, क्या किया जा रहा है, जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं हम उनका अध्ययन करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। तो अब व्यष्टि से याद रख सकते हैं कि अध्ययन की छोटी इकाई है और इसमें हम छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ना कि अर्थव्यवस्था के संपूर्ण रूप का। आगे हम देखेंगे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे है कीमत निर्धारण, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के व्यवहार, आर्थिक नियोजन, व्यक्तिगत फर्म व उद्योगों के संगठन आदि तथ्यों के अध्ययन हेतु किया जाता है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, कीमत निर्धारण, यानी कि जो छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, जो वस्तुएं बनती हैं, उनका कीमत निर्धारण कैसे होता है, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के व्यवहार, जो व्यक्तिगत उपभोक्ता होते हैं, यानी कि जो रेगुलर यूज के लिए जो उपभोक्ता होते हैं, जो चीजें खरीदते हैं, या जो भी उत्पादकों के जो व्यवहार होते हैं, आर्थिक नियोजन होता है, जो व्यक्तिगत फर्म या उद्योग होते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को जब हम अध्ययन करते हैं या आदि संगठनों का अध्ययन करते हैं, वही व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, ठीक है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो आपको समझ आया होगा। अभी मैं आगे आपको इसकी परिभाषा बताऊंगी। तो सबसे पहली परिभाषा इसकी दी है प्रोफेसर बोल्डिंग ने, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो उन्होंने क्या कहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट परिवार और व्यक्तिक कीमतों, मजदूरियों आदि विशिष्ट उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। यानी कि हमने पहले जो ऊपर आपको मैंने बताया, यहाँ पर भी वही सब परिभाषा में बताया गया है। यानी कि जो परिवार है, जो व्यक्ति की ज़रूरतें हैं, उनकी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हम वही व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। यानी कि जो किसी व्यक्ति को जो मजदूरी दी जा रही है, किस आधार पे दी जा रही है, कितना होता है, मतलब इन्हीं सब चीज़ों का हम अध्ययन और विश्लेषण करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो यह प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसको परिभाषित किया है। तो आप ये परिभाषाएं ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद हम अब दूसरी परिभाषा देखेंगे। दूसरी परिभाषा दी है प्रोफेसर चैम्बरलेन ने। इन्होंने क्या कहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है और इसका संबंध अंतर व्यक्तिक संबंधों से भी होता है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है और इसका संबंध या अंतर व्यक्तिक संबंधों से भी होता है। यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि मान लीजिए एक परिवार है,
उस परिवार में कोई व्यक्ति या कितने व्यक्ति कितना कमाते हैं, उस परिवार से कितना खर्च किया जाता है, ठीक है। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों का हम अध्ययन किसमें करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनती है, प्रति व्यक्ति आय निर्धारित होती है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन की सबसे छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो यही परिभाषा में भी बताया गया है और परिभाषा दी प्रोफेसर चैम्बरलेन ने, इनका भी एक मतलब वही है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि अध्ययन की सबसे छोटी इकाइयाँ। तो छोटी इकाइयाँ क्या होती हैं, घर, परिवार या छोटे मोटे उद्योग धंधों से स्टार्ट होती हैं, उसी को हम छोटी इकाइयाँ कहेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। तो हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के संपूर्ण रूपों का अध्ययन करते हैं, ना कि छोटी छोटी चीज़ों का। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे क्या दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, जैसे कि तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, कुल राष्ट्रीय आय, ठीक है, कुल उपभोग। तो हम मान लेते हैं भारत का, ठीक है। तो भारत की कुल राष्ट्रीय आय कितनी है, या भारत में कुल उपभोग कितना किया जा रहा है, कुल मांग कितनी है, यानी कि भारत में वस्तुओं की या सेवाओं की कितनी मांग है, जितनी मांग है उस हिसाब से कितनी पूर्ति की जा रही है, कुल बचत कितना है, कुल विनियोग और रोजगार आदि कितने हैं, ठीक है। तो यह उदाहरण था समष्टि अर्थशास्त्र का। अब हम आगे देखेंगे इसको और अच्छे समझने के लिए इनकी विषय वस्तु आगे देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय आय और रोजगार, दूसरा है राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियाँ, तीसरा है अपस्फीति तथा स्फीति, चौथा है सरकारी बजट और पांचवा है विनिमय दर और भुगतान शेष। यानी कि हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस प्रकार के विषयों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल था। आगे हम देखेंगे इसका अर्थ देखेंगे, अर्थ में क्या कहा गया है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक ज्ञान की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो कि हम राष्ट्रीय आय को हम व्यक्तिगत आय को नहीं राष्ट्रीय आय को लेते हैं, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का हम इसमें अध्ययन करते हैं। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु या विशेष क्षेत्र काफी विस्तृत है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। राष्ट्रीय आय, कुल मांग, कुल पूर्ति और पूर्ण रोजगार, ठीक है, यह होता है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र। और इसको और अच्छे से बताया गया, क्या कहा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कुल योगों का अध्ययन करता है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संपूर्ण यानी कि कुल योगों का अध्ययन किया जाता है। जितने कि हमारे भारत में जितने भी आर्थिक चीजें हैं उनका हम योग करते हैं, यानी कि उनको जोड़कर उनका संपूर्ण योगों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम परिभाषा देखेंगे, तो इसकी परिभाषा दी है प्रोफेसर बोल्डिंग ने, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, ये बहुत ही लंबा है। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, यानी कि व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि उन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यक्तिगत मतलब जितने भी व्यक्तिगत मात्राएं उन सभी के योग का अध्ययन किया जाता है, उनको जोड़कर उनका अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए राष्ट्रीय आय यानी प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। उसके बाद है इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं होता बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय की गणना नहीं की जाती बल्कि हम पूरे भारत की राष्ट्रीय आय को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने और क्या कहा है, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से होता है तथा व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। इनके कहने का मतलब है कि हम व्यक्तिगत आय, कीमत निर्धारण, वस्तु उपभोग ये सब नहीं देखते, हम राष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं। हम क्या करते हैं, हर चीज राष्ट्रीय स्तर पर होती है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय नहीं देखते बल्कि हम संपूर्ण राष्ट्रीय आय देखेंगे, ठीक है। व्यक्ति का उत्पादन, एक व्यक्ति कितना उत्पादन उपभोग करता है वो नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे राष्ट्र में कितना उत्पादन उपभोग होता है, ये देखेंगे। तो प्रोफेसर बोल्डिंग ने अपनी परिभाषा में बहुत अच्छे से समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो मैंने आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ परिभाषा अच्छे से बता दी, इनको समझा दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।